स्टार्टिंग ना, ये मैच डे वाली स्टार्टिंग ना होती बहुत तगड़ी है, लेकिन खत्म होते होते ना भाई रोनी आ जाती है एज अ क्रिएटर। तो 5 बजे लिवरपूल का मैच था, 7:30 बजे यहाँ पर यूनाइटेड की दर्दनाक हार देखी हमने। फिर 9 बजे से आई थिंक मैंने अल नसर का मैच देखा, उसके बाद टॉटनम का और सिटी का वापस से मैच देखा। उसके बाद ही यहाँ पर हमने 12:30 से बार्सिलोना का मैच देखा। और आज के एपिसोड में हम लोग यूनाइटेड, लिवरपूल, टॉटनम, बारसा और अल सैक्सी नसर की बात करेंगे। बस 2 मैचेस को हम यहाँ पर छोड़ने वाले लाइव स्ट्रीम के लिए। पहला है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और दूसरा है भाई यहाँ पर मिलान डर्बी, जहाँ पर इंटर ने खोल दिया है भाई। स्टीफन अलग कर दिया और पियोली अलग कर दिया और 5-1 से तोड़म ताड़ी कर दी। और मिलान का जो नेक्स्ट सेट ऑफ गेम्स है, जहाँ पर आई थिंक नेपली के साथ मैच है, लाजियो के साथ मैच है, उसके बाद इनका मतलब पीएसजी के साथ भी मैच है, तो भाई टूटने वाले हैं। लेकिन खैर आते हैं जरा ऐसे मैच पे, आते हैं उस मैनेजर पे जिसके हिसाब से एरा खत्म हो गया था सिटी का और लिवरपूल का। बाय द वे सिटी इस समय अनबीटन है और लिवरपूल भी इस समय अनबीटन है, सिर्फ 1 गेम ड्रॉ कर रखा है उन्होंने और बाकी के मैचेस वो जीत चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में आता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफोर्ड पे आना ज़्यादा लगता है। हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो कि ऑर्डिनरी नहीं थी, जैसे टेन हैग को बू करना, उसके बाद ओल्ड ट्रैफोर्ड पे हारना। बहुत टाइम बाद हो रहा है, लेकिन हारने के साथ साथ बुली होना, मतलब हाथ पैर छोड़ दिए, मर गए, कुछ ही कर लो हमारे साथ, उस तरीके का गेम प्ले आज हमको ब्राइटन ने दिखाया है। पता है बहुत ही अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में हम अभी डीप करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीर हरण किया है यहाँ पर यूनाइटेड का। लेकिन एक बहुत ही, अगर मैं तुमको बेसिक सी समरी दूं ना, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करती तो 2 कोट सामने जब रखते हो तो तुमको समझ में आया था। जब टेन हैग से पूछा था कि भाई उसका सिस्टम काम करा कि नहीं करा, तो उसने यहाँ पर एक कहा कि हमारा नया सिस्टम जो कि 4-4-2 डायमंड के साथ हम खेले थे वो तो बहुत बढ़िया काम करा। और यहाँ पर पहले ही 20 मिनट में हमने ब्राइटन को बहुत सारी दिक्कतें दी और बहुत टफ यहाँ पर बना दिया था सिचुएशन हमने ब्राइटन के लिए। ये कहना था एरिक टेन हैग का। जब यही सेम क्वेश्चन ब्राइटन के मैनेजर डी ज़र्बी से पूछा था तो उसने कहा कि यार ये बात तो सच है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की 4-4-2 डायमंड ने पहले 20 मिनट में हमको बहुत दिक्कतें दी, लेकिन वो इसलिए दी थी क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। हम प्रिपेयर तो किसी और चीज के लिए थे। और यहीं पर है डी ज़र्बी का, आप कह सकते हो कि डी ज़र्बी की बात करें, ब्राइटन की बात करें, जो उन्होंने यहां पर करके दिखाया, वही शब्द आपको यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है। उसने कहा कि भले ही यहां पर 20 मिनट ब्राइटन बच गई हो, हाथ पैर मारे हो हमने, बिल्कुल ही पिस गए हो, लेकिन उसके बाद जो हमने टैक्टिकल अडेप्टेशन करी है, और ना ही सिर्फ अडेप्ट करना बल्कि उसको सुपीरियोरिटी के साथ इंपोज करना ओल्ड ट्रैफोर्ड पे अवे फ्रॉम होम, आपकी आंखों में लेजिट आंखें डाल के भैया तुमको लेजिट दंगा करना, ये डी ज़र्बी ने इस मैच में किया है। शर्म आनी चाहिए यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को, शर्म आनी चाहिए यहां पर टेन हैग को, और सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को। जिस तरीके से मैं अपनी आंखों के सामने ब्राइटन को खेलता हुआ देख रहा था, ऐसा नहीं है कि ब्राइटन के प्लेयर्स यहां पर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी टाइप के लेवल के प्लेयर्स हैं कि यूनाइटेड ने आज तक देखे नहीं है और बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। द मोमेंट, द कन्विक्शन, द कमिटमेंट, द लॉयल्टी, वो जो अपने मैनेजर के प्रति एक कॉन्फिडेंस है, वो जो अपने सिस्टम के प्रति एक कॉन्फिडेंस है। 20 मिनट छोटी बात नहीं है। 20 मिनट लगभग 60-70 हजार लोग चिल्ला रहे होते हैं और आप ओल्ड ट्रैफोर्ड पे प्रेशर को सोक कर रहे होते हैं, उसके बाद उस तरीके की परफॉर्मेंस निकालना एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा काबिलियत तारीफ है। स्टार्ट कैसे करा? मैनचेस्टर यूनाइटेड का 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन था। यहां पर हमने स्टार्ट ऐसे करा कि कासिमिरो को एज अ नंबर 6 खिलाया, उसके बाद यहां पर एरिक्सन था, उसके बाद यहां पर स्कॉट मैकटोमिने था, स्पीयर हेड कर रहा था, आप कह सकते हो बेलिंगम वाले रोल में था यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस और हॉयलैंड और मार्कस रैशफोर्ड। अगेन ऑन पेपर अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑफ द पेपर इतना अच्छा नहीं लग रहा। पर्टिकुलरली डी ज़र्बी समझ गया था कि यहां पर इसको बाईपास करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना जो बेसिक है वो खिला दो, मैन टू मैन प्रेसिंग करवा दो। और यहां पर अब देखो, पहली चीज जो कि मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुरुआत के 20 मिनट जो कि वो नहीं कर रहे थे वो था बेट। अब तुमको पता है कि ब्राइटन चाहती है कि आप उसको प्रेस करो, आप जितना उसको प्रेस करोगे उसका गोलकीपर जो कि स्टील है, जिसके आओ भाई, मतलब ओनाना को भी पछाड़ दिया भाई उसने यहां पर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में। मजा ही आ गया एक ऐसे गोलकीपर को खेलते हुए देखना। चाहे शॉर्ट पासिस की बात करो, कुछ शॉर्ट पासिस तो ऐसे होते हैं कि भाई इसका मुंह कैसे नहीं निकला यहां पर इतना रिस्की पास देने में। फुल बैक्स को बहुत विट, मतलब बिल्कुल ही चौड़ाई का आप इस्तेमाल करो।
उससे होता यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनके पास कोई विंग सिस्टम तो है नहीं यूनाइटेड के पास। भाई यहाँ पर ना ही विंग राइट विंग आपका कोई खेल रहा है, ना ही लेफ्ट विंग पे आप मार्कस रैशफोर्ड से ड्रॉप होते हुए यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। फुल बैक की अब बात करें, अब रेगुलॉन भी है और यहाँ पर डियोगो डालो भी है, लेकिन वो क्या करेंगे, या तो वो यहाँ पर आपके फुल बैक सामने वाली टीम के फुल बैक्स को कवर करेंगे या फिर विंग सिस्टम को कवर करेंगे। सबको तो कवर नहीं कर सकते। ऐसे में यहाँ पर गोलकीपर के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने फुल बैक्स को जो कि विड्थ मेंटेन करे उसको पास करे। सेम यहाँ पर अगर हम सेंटर बैक की बात करें तो वो भी खुल जाते हैं यहाँ पर गोलकीपर के ईदर साइड पे, तो वहां पर भी पासिंग हो जाती है। एंड अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर एक डिलेमा में है, कितना प्रेस करना है कितना प्रेस नहीं करना। अरे जितना भी प्रेस करना है उसमें आप मिडफील्ड को तो काफी अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो विड्थ का सिस्टम है, फुल बैक सामने वाले के बिल्कुल ही मतलब रनवे बना रखा है, बिल्कुल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ ही हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर सिस्टम बिठा रखा था। यहां पर एक चीज और मेरे को दिखी, वो था भाई ब्राइटन का खेलना। भाई फर्गसन नहीं था, एनसीसो नहीं था, मार्श नहीं था। तुम सोच रहे हो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उनके जो कि मेन प्लेयर्स हैं, जिसके साथ डिजर्बी अपना आइडियल फुटबॉल खेलता है, वो नहीं था। लेकिन मिटोमा की बात करें, मैं कहूंगा कि मिटोमा को बेस्ट ऑफ डेज नहीं था। वेलबैक यहां पर ड्रॉप डीप कर रहा है, उसको कैसे कवर करना है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं पता था। कासिमिरो की परफॉर्मेंस अगेन भाई शॉर्ट रही है। वही मैं कहूंगा कि कासिमिरो के गेम में थोड़ा थोड़ा फ्लॉ आता हुआ दिख रहा है, और आप यहां पर सोच सकते हो कि यस आमराबाद की जरूरत पड़ेगी। स्कॉट मैकटोमिने के अगर टचेस देखोगे एज अ मिडफील्ड, समझ जाओगे कि यहां पर मिडफील्ड कितनी खत्म थी। एरिक्सन मेरे को अच्छा लगा, टेक्निकल एबिलिटीज है, लेकिन वही चीज है कि मतलब मरता क्या ना करता, बिल्कुल हेल्पलेस, समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको कवर करे किसको कवर नहीं करता। अब ये तो था आउट ऑफ पोजीशन। अब अगर इन पोजीशन की बात करें तो जैसा मैंने तुमको कहा कि ब्राइटन के पास तो प्रेस करने का बहुत सही तरीका था कि आप भाई मैन टू मैन प्रेस चढ़ा दो और यहां पर दिक्कत ही नहीं होगी। इसके साथ ही मेरे को एक जो बहुत ही बेकार चीज लगी वो होती भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक पास टू रैशफोर्ड वाला फॉर्मूला अपनाना। भाई ये क्या तरीका है? मान लो कल को अगर रैशफोर्ड इंजर्ड हो जाए, जो कि होना नहीं चाहिए ऐसा टचवुड, लेकिन मान लो कल को अगर रैशफोर्ड गेम में ना खेले तो एरिक टेन हैग का क्या प्लान है? अब अगेन पॉइंट पता है, लाइक दिमाग वहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इतने 15 महीने हो गए एरिक टेन हैग को, बहुत सारे प्लेयर साइन करे, ठीक है, अभी नया नया सिस्टम चालू हुआ है, लेकिन ये लाइक ठीक है इंडिपेंडेंट सही है, डिपेंडेंट सही है, ठीक है, आप एक प्लेयर पे काफी डिपेंडेंट हो, मार्कस रैशफोर्ड उस लेवल का प्लेयर है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। और आई थिंक यही चीज एक वो होती है कि अगर आप मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे खेलते हुए देख रहे हो तो यार आपको समझना पड़ेगा कि मार्कस रैशफोर्ड को आप बार बार पास नहीं कर सकते। देखो यहां पर एक चीज तो कंफर्म थी, अगर ब्राइटन की बात करें तो ब्राइटन का जो मैन टू मैन वाला प्रेस था वहां पर उसकी वजह से मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे बहुत खुला वो मिल रहा था। लेकिन ब्राइटन की जो 1v1 डिफेंडिंग थी भाई वो इतनी ज्यादा प्यारी थी, वो इतनी ज्यादा वाइटल आप कह सकते हो, वो इतनी ज्यादा पिवटल आप कह सकते हो। अगेन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्टील के गोलकीपिंग की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें ब्राइटन के डिफेंस की, ब्राइटन के अपने कॉन्फिडेंस की, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। यूनाइटेड के प्लेयर्स का मेरे को ना ही कोई पैशन दिखा, ना ही मेरे को उनमें कोई फिजिकलिटी दिखी, ना ही मेरे को उनमें कोई एग्रेसिवनेस दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ओल्ड ट्रैफोर्ड पे ब्राइटन हार रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार रही है 3-0 से। वो तो बाद में यहाँ पर हैनिबल मैजबरी ने गोल मार दिया, कंसोलेशन। अगेन यहाँ पर दूसरी चीज था कि भाई एरिक टेन हैग को बू किया गया और उसका रीजन था कि उसने हॉयलैंड को हटा के यहाँ पर बाकी के प्लेयर्स लेके आया। अब देखो हॉयलैंड को हटाने के पीछे एक रीजन प्लान था, उसमें आप कह सकते हो कि ठीक है काफी लोग गुस्सा थे, लेकिन ऐसा कुछ खास हॉयलैंड ने भी नहीं किया। 64 मिनट में 15 टच थे, उसके मूवमेंट अच्छे थे, लेकिन वो बेसिक चीज थी, अच्छा लग रहा था, मूवमेंट पे बढ़िया था, लेकिन एज सच कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी यहाँ पर। मतलब लाइक ओवरऑल आप कह सकते हो कि ओनाना पे भी आप सवाल खड़े कर सकते हो कि यार ओनाना ने जो तीसरा गोल कंसीड किया है बचा सकता है नहीं बचा सकता है। काफी लोग कह रहे हैं कि ओनाना तो ठीक है, लाइक ओनाना रेवोल्यूशनराइज तो कर रहा है, लेकिन क्या वो सही में अपग्रेड है डेविड देया पे इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग? ये अब काफी लोग सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम जो आर्सेनल में इस समय राम्सडेल के साथ हो रहा है, सेम यहां पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि एरिक टेन हैग अगर एक कल्चर बिल्ड कर रहा है तो वो कल्चर यहां पर अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा। ऑफकोर्स उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज जो उसको मेक श्योर करनी है वो है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के इन प्लेयर्स में वर्क रेट तो डाल भाई। अगेन हम सैंचो की बात कर रहे हैं, मार्शियल की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं कितनी बार हम यहाँ पर एरिक टेन हैग के इस पूरे सीन में हम ट्रेनिंग को बार बार ट्रेनिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग, कन्विक्शन, कमिटमेंट, एफर्ट्स,
और एक वही चीज होती है जो कि हफ्ते दर हफ्ते हमको देखने को नहीं मिलता। पहला गोल खाते हैं और उसके बाद साला ऐसा खेलने लग जाते जैसे हमको समझ में ही नहीं आया, हम अपनी बेसिक चीज भी नहीं कर सकते। दूसरी भाई ये पास टू रैशफोर्ड वाला बहुत ज्यादा ओवरडू हो रहा है, उसको भी चेंज तो करना ही पड़ेगा। एक होता है कि आपके सिस्टम का एक मेन फोकल पॉइंट, अगेन ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम को कुछ पता ही नहीं है और वो तो जा ही सिर्फ उसकी तरफ रहा है कि भाई ठीक है मार्कस रैशफोर्ड कुछ अपने हिसाब से कर देगा। और आज अगर मार्कस रैशफोर्ड 1-2 गोल मार देता तो सब भूल जाते, लेकिन वही चीज है कि इट वोंट हैपन एवरी सिंगल टाइम। और आपके पास लग रहा है कि सिर्फ सॉल्यूशन ही इस चीज का यही है। अब क्या इससे एरिक टेन हैग दिक्कत में, जैसे काफी लोग अब मीडिया हाउस से डालने लगे कि एरिक टेन हैग पे प्रेशर आ जाएगा सैक उसका, अरे नहीं भाई, एरिक टेन हैग पे इतना इन्वेस्ट किया है, एरिक टेन हैग के पीछे पूरा फैन बेस खड़ा हुआ है। यस फैन बेस एक रिएक्शनरी हो सकता है लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन उसके बाद भी अभी एरिक टेन हैग को टाइम चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए और देना भी चाहिए। वो बकचोदी होनी नहीं चाहिए कि ठीक है मैनेजर्स को सैक कर देते, सर एलेक्स फर्गसन के एरा के बाद यही करते हुए आए हैं और क्या ही मिला हमें उससे। सबको टाइम चाहिए होता है और एरिक टेन हैग डिफरेंट नहीं है। किसी पे सवाल खड़े करना डिफरेंट है और किसी के साथ बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाना है इज डिफरेंट। इसी के साथ यार बात करते हैं अब लिवरपूल वर्सेस वुल्व्स के मैच से। वैन डाइक नहीं था, सस्पेंडेड है। ट्रेंट की बात करें इंजर्ड है। डार्विन नूनेस अगेन यहाँ पर बेंच पे था। साला इधर था। उसके साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कोडी गाकपो था, डियोगो जोटा था। मैकएलिस्टर को एज ए सोल नंबर 6 खिलाने का जो डिसीजन था ट्रेंट क्लॉप का वो बेकार था भाई। और पहले 45 मिनट में पता चल गया था लिवरपूल बहुत ही मिसप्लेस पासेस कर रही थी, मतलब पता नहीं क्या ही कर रही थी, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौनसा की जो उनके यंगस्टर सेंटर बैक है उसका गेम बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर हम बात करें जो गोमेज की बात करें, यहाँ पर मातिब की बात करें, लाइक समझ में नहीं आ रहा था। पहले 45 मिनट तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि लिवरपूल करने की कोशिश क्या कर रही थी, मतलब क्या है मिड ब्लॉक, क्या है हाई ब्लॉक, किस तरीके से आप यहाँ पर गेम को टर्नओवर कर रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ पर वुल्व्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एक चीज जो पक्का समझ में आ रही थी वो होती कि अगर ओनील की बात करें, वुल्व्स के मैनेजर की बात करें, उसको समझ में आ गया कि उसको अपने बॉल प्रोग्रेसर कैसे यूज करना है, उसको समझ में आ गया कि उसके प्लेयर्स के पास टेक्निकल एबिलिटीज है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक दिक्कत की बात यह है कि उसको सब पता है कि उसके क्लब के पास उसके प्लेयर्स जो डिस्पोजल पेस क्या है, लेकिन उसको यह भी पता है कि एक चीज जो नहीं है वही मात खा जाएगा और वो है गोल स्कोरिंग फॉरवर्ड। अगर मैथ्यूस कूना की मैं बात करूं, अगेन मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्रोग्रेसर है, बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग करता है। उसके आप कह सकते हो कि बहुत शॉर्ट स्पेसेस में पास करने की, अगर हम उसकी बात करें ड्रिबल करने की जो कैपेबिलिटी है, भागने की जो कैपेबिलिटी है, बॉल लेके आगे बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, एब्सोल्युटली अमेजिंग है। शूट मतलब गोल मारने में ही वो बहुत ही रद्दड़ है, मतलब सही में बहुत ही ज्यादा रद्दड़ है। इससे मेरे को एक चीज और याद आई कि भाई एक वेलबैक की अगर मैं बात करूं, भाई वेलबैक जिस तरीके से 2008 से 14 रहा है वो यूनाइटेड में, वेलबैक जिस तरीके से यूनाइटेड में आके अपने आप को परफॉर्मेंस शो कर रहा था, थू है भाई यूनाइटेड के प्लेयर्स पे कि आप नहीं शो कर पा रहे वो एग्रेशन। कहां है वो एग्रेशन? इस मैच में तो मेरे को नहीं दिखा बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूं वापस से वुल्व्स वाले मैच में, तो नेटो ने तो भाई खोल ही रखा था बिल्कुल। मतलब मेरे को लगता है कि पहले 45 मिनट में मैं ये सोच रहा था कि वुल्व्स 2-0 से कैसे ऊपर नहीं है। और अगेन वही वाली बात है कि उसको पता है कि एक गोल स्कोरिंग फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल भी, और वहीं पर ही दिक्कत ही बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो लिवरपूल ने सेकंड हाफ में किया वो था कि भाई आप बार बार आप वापस से 4-4-2 4-2-3-1 पे आ जाओ, और आपने यहाँ पर सबसे पहले तो मैकएलिस्टर को बाहर किया और आप यहाँ पर हार्वी एलियट को वगैरह को लेके आए। समझ में लुइस डियाज के आने के बाद, डार्विन नूनेस के आने के बाद, मैं कहूँगा कि हार्वी एलियट के आने के बाद जो खेल हमने लिवरपूल की तरफ से देखा, मजा आ गया। समझ में आ रहा था कि लिवरपूल डरा रही है और डरना चाहिए भी। एक मोमेंट ऐसा आ ही गया था कि अब वो बटन दब चुका है जहां से आप गिनती चालू कर दो कि 10 की गिनती से पहले लिवरपूल का गोल आ जाएगा, और लेजिट आ भी गया। वो अलग बात है कि यहां पर मोहम्मद साला उस गोल में या तो गोल स्कोर करता हुआ या फिर असिस्ट देता हुआ, उसमें वो कांस्टेंट है। और मोहम्मद साला ये वीक इन वीक आउट कर रहा है। भाई लिवरपूल आर ब्लेस्ड विद सच अ प्लेयर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, मोहम्मद साला। कोई मतलब नहीं बनता, मोहम्मद साला को टच नहीं कर सकते आप। मोहम्मद साला कहीं ना कहीं से गोल निकाल ही देगा, और आज हैट्रिक ऑफ असिस्ट आई थी, वो तो लास्ट वाला गोल उन्होंने ओन गोल दे दिया।
कोडी गाकपो फॉल्स 9 वाला सिस्टम मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हिसाब है। अंटिल यहाँ पर मोहम्मद साला ने गोल नहीं मारा था, वो मेरे को वहीं नहीं वो मेरे को वही नहीं करता हुआ दिख रहा था जिस काम के लिए उसको वहां डाला गया था, दैट इज स्ट्राइकर और फॉल्स 9। ना ही वो यहाँ पर अच्छी तरीके से गेम बना पा रहा था। अगेन पहले 45 मिनट में तो खैर लिवरपूल ही नहीं गेम बना पा रही थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्राइकर वाला रोल था कि भाई आपको फॉक्स इन द बॉक्स बनना है, आपको बॉक्स में अपनी अवेलेबिलिटी दिखानी है, वहां पर भी कोडी गाकपो बेकार था। और उसी के बाद जब कोडी गाकपो ने गोल मारा भाई बाहर चले गए। लुइस डियाज लवली प्लेयर, एब्सोल्युटली एक्टिव था, मजा आ गया जो वो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लिवरपूल को बचा गई, और आई थिंक यहां पर जर्गन क्लॉप को कह सकते हैं कि उसने पहले 45 मिनट की गलती को जिस तरीके से रेक्टिफाई करा है वो बहुत सही है। अगेन 2 मैचेस की बात करें, डिजर्बी ने पहले 20 मिनट से सीख के वापस पूरे बाकी के 70 मिनट ठीक कर दिया, और जर्गन क्लॉप ने पहले 45 मिनट में सीख के बाकी के 45 मिनट में ठीक कर दिया। दोनों ही चीजों में आप कह सकते हो कि जब ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से बच गई, लिवरपूल ने एक बढ़िया कमबैक करा, और आप उसको पॉइंट्स टेबल पे अब देख सकते हो। इसी के साथ टॉटनहम वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड, और चोदले पोगलू और डिजर्बी तो भाई वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग मैनेजर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मैनेजर्स हैं, काम कर रहे हैं रिजल्ट के दम पर। मतलब आप सोचो टॉटनहम की इतनी अंडररेटेड ट्रांसफर विंडो रही थी, अमेजिंग। मतलब टॉटनहम का अगर ये वाला मैच की मैं बात करूं, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, एंड स्टिल दे डोंट हैव, उनको वो क्लियरेंस नहीं मिली, उनको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला। और ऐसे में द मोस्ट टॉटनम थिंग हो जाती है कि वो कंसीड कर जाते हैं अपने 80 मिनट के आसपास। अब आपको समझना चाहिए कि ये जो पूरी सिचुएशन मैं बता रहा हूं उसका एक रीजन भी है। यहां पर रिचार्लिसन का गोल आता है हेडर, जो कि अगेन कितना बड़ा, बहुत बड़ी बात है भाई, बताऊंगा मैं भी। और उसके बाद यहां पर ठीक कुलुसेव्स्की का भाई एक कमबैक गोल आ जाता है विद इन नेक्स्ट मिनट, 2 मिनट के अंदर 2 गोल, टॉटनहम का कमबैक, द मोस्ट अनटॉटनहम थिंग मैंने जो देखी है। कुछ की पॉइंट्स जो कि मैंने यहां पर नोटिस करे हैं। सबसे पहले टॉटनहम के पास एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब मजा आ गया गेम को देख के। टॉटनहम जिस तरीके से खेलती है, वो क्विक पासिंग, वो पोजीशनिंग, चाहे पेड्रो पोरो की बात करो, चाहे उडागी की बात करो, चाहे हम यहाँ पर कुलुसेव्स्की की बात करो, चाहे हम यहाँ पर बिस्सुमा और सार की बात करो, मजा आ गया। मतलब ब्लॉसम वाली चीज है। उनके पास स्ट्राइकर नहीं है। देखो रिचार्लिसन ने आज गोल मारा, क्यों बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम है उसके साथ थोड़ी सी बेचारे के साथ। ऐसे में गोल आना, और वो भी भाई कमबैक को लीड करने वाला गोल, बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुलुसेव्स्की अगेन भाई पिवटल, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम बात करें यहाँ पर आउट एंड आउट स्ट्राइकर की, दे आर स्टिल। जॉनसन की बात करूं, उसका गोल यहाँ पर रूल आउट किया गया था, लेकिन जॉनसन का आप ऑफ द बॉल या फिर ऑन द बॉल प्रेजेंस की बात करोगे, एब्सोल्युटली अमेजिंग है, ताबड़तोड़ चीज चल रही है टॉटनहम को। लेकिन अभी भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि हैरी केन वाला ऑरा करे। अब हैरी केन से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल केन ही चाहिए, बट स्टिल दे नीड समवन जो कि उस ऑरा को मेंटेन कर सके, जो कि एटलीस्ट आपको 25-30 गोल देने वाला प्लेयर तो इनको अभी भी चाहिए। डू आई मीन आउट एंड आउट स्ट्राइकर कह सकते हो, लेकिन एक ऐसा प्लेयर तो चाहिए जो कि हर गोल के या फिर असिस्ट में या फिर बहुत ही थ्रेटनिंग अटैक के सीक्वेंस में अपने आप को शामिल करे। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी, वैसे ये भी अनबीटन है, इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस की। रफीनिया ने गोल मार दिया, जाओ फेलिक्स ने गोल मार दिया, जाओ कैंसेलो ने गोल मार दिया, लेवेंडोव्स्की ने गोल मार दिया, फेरान टोरेस ने गोल मार दिया। मतलब सारे एक ही गेम में सारे काम भाई ने कर दिए। जाओ कैंसेलो ने अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया, ऑफ कोर्स उसके कुछ टचेस की बात करूं, कुछ पासिंग की बात करूं, वही मिडफील्ड में आके, वही शूटिंग एरिया में आके अपने आप को तोड़ के वही गोल पा लिया। जाओ फेलिक्स की बात करूं, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ही भाई जाओ फेलिक्स के बल्ले बना हुआ है, क्योंकि बाल्डे को वो विड्थ दे रहा है, बाल्डे के ऊपर चढ़ते ही जाओ फेलिक्स अंदर आ रहा है, जाओ फेलिक्स लेवेंडोव्स्की के साथ कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा है, जाओ फेलिक्स मूवमेंट दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, भाग रहा है, वर्क रेट दे रहा है, भाई को गोल भी मिल गया अपना। और अच्छा भाई अच्छा गोल मारा, बहुत एक्यूट एंगल से गोल मारा। लेवेंडोव्स्की अगेन बहुत बढ़िया नहीं खेला, लेकिन लेवेंडोव्स्की वाला काम कर रहा है, ठीक है। लेवेंडोव्स्की काम है 25-30 गोल देना, वो दे देगा। उसके बाद फेरान टोरेस की बात करूं, फेरान टोरेस की मतलब बंदा वो है कि कॉन्फिडेंस है, बताना चाह रहा है, वीक इन वीक आउट बता रहा था कि भाई देखो मेरे को मौका दोगे तोड़ूंगा, मौका दिया तोड़ दिया। रफीनिया की बात करें, लमीन यमाल के राइस की बात करें, रफीनिया का स्टॉक डाउन हुआ, मौका दिया रफीनिया को, ये मौका सबसे बेस्ट था, आपकी टीम जीत रही है, सामने वाली टीम बिल्कुल ही हार चुकी है, बिल्कुल हाथ धो के मतलब उन्होंने हाथ जोड़ लिया है, निक्कर भी उतार दिया है, आपको बस मारने की देरी है। और रफीनिया ने यहाँ पर तेल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ओवरऑल मेरे को काफ़ी डिफेंसिव फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया लगी, सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मतलब जो पोजेशन को भी वो रिसाइकल कर रहे थे, पोजेशन को भी जिस तरीके से वो लाइक हाउ डू वी से लाइक रोटेट कर रहे थे, वो भी अच्छा लगा। गेम सीक्वेंस अच्छा लगा। ओरियल रोमियो के कुछ पासिस की मैं बात करूँ, लाइक वो
अगर आई थिंक अरे किसने गोल मारा था, वो शायद से जाओ फिलिक्स ने ही मारा था, वो पास बहुत सही लगा। गावी की मैं बात करूं, अगेन उसका गेम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाल्डे तो खैर है ही, अगेन जाओ कैंसेलो ने दिखा दिया वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन लाइक इन्वर्टेड फुल बैक की अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल फुल बैक की बात कर सकते हैं। जाओ फिलिक्स, जाओ कैंसेलो की बात करें, जाओ फिलिक्स ने अपना इंटेंट दिखाया कि ही इज़ हियर टू स्टे। मतलब ऑफकोर्स 24 घंटे पहले रियल मैड्रिड के मैच से पहले बार्सिलोना को ऐसा देख के तो डर तो लगता ही है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी अल सैक्सी नसर की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 7वां गोल मार दिया और इसी के साथ सऊदी लीग के चार्ट बिल बोर्ड पे अगर हम बात करें तो क्रिस्टियानो का नाम सबसे ऊपर। यहाँ पर अब चौथे 5वें स्थान पे आ चुके हैं अल नसर, 4 पॉइंट पीछे है यहाँ पर अल इत्तिहाद से, लीग लीडर से, जो कि इस समय मैच में मैं पहले बता दूं, देखो अल रईद नहीं भाई, मतलब बस की बात ही नहीं थी, औकात से बाहर ही बिल्कुल ही टीम थी यहाँ पर। और कह सकते हो कि अल नसर गेम अच्छा खेल रही है। तलिस्का का गोल की मैं बात करूं, अच्छा खेल गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करूं, अगेन लुकिंग शार्प, वो मेंटेन है परफॉर्मेंस। लाइक इंटरनेशनल ब्रेक की मैं बात करूं तो वो जो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले था उसके बाद भी जो मोमेंटम है वो अच्छा लग रहा है। सादियो माने की बात करूं, उसको भी गोल मिल गया। तो ओवरऑल अल नसर की बात करूं तो अल रईद के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं, उन्होंने हार मान ली थी। कुछ मोमेंट लगा कि ठीक है टिक जाएंगे, लेकिन नहीं टिक पाए। गेम अच्छा है। अल नसर का असली टेस्ट भाई तभी ही आएगा जब इनका कोई एक हाई फ्लाइंग मैचेस होगा। ओवरऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर पुट कर रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय सही दिख रहा है। दैट्स व्हाट दे वांट। अल नसर शुरुआत के 1-2 मैचेस के बाद आई थिंक 2 मैचेस हार गए थे, उसके बाद से तो मैं कहूँगा कि अल नसर ने भाई काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस डालने लग गया है। ओवरऑल आई थिंक यही थे यार कुछ मैचेस का। अगेन भाई थक जा, लाइक लेजिट इट्स टायरिंग। और अभी टाइम 4:30 बज रहे हैं। वही वाली बात है कि जितना याद आता है कुछ चीज़ें होती है जो कि मैं मिस कर जाता हूँ। अगर मैं मिस कर जाऊँ तो डू मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिटी का मैच और मिलान डर्बी हम लोग लाइव स्ट्रीम में जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।